मुझे ये वॉर तो नहीं लगता है, मुझे ये साइबर वेंडलिज्म ज्यादा लगता है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। वो दिन गए जब लगता था कि आपकी सूचनाएं सुरक्षित है। मुझे याद है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में एक सरकारी अधिकारी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जिन्हें हैक किया जा चुका है और वो जो ये नहीं जानते कि उन्हें हैक किया जा रहा है। ऐसा होने पर आप पहले जैसे नहीं रहते, आप हमेशा सहमे सहमे रहते हैं। उस पल के बाद सब कुछ जैसे बदल जाता है, सदा के लिए। सोनी के कर्मचारी 2014 के नॉर्थ कोरियन साइबर हमले के प्रभावों से अब भी जूझ रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था और लंबे वक्त से चले आ रहे नॉर्थ कोरिया के इस आपराधिक कारोबार के लिए भी ये एक खास पल था। कहना पड़ेगा ये लोग इस काम में बहुत शातिर हैं और इन्होंने साबित किया है, क्योंकि पिछले कम से कम 40 सालों से ये अपनी इस महारत को निखार रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ इजाफा ही करते रहते हैं। अब तो क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन जैसी नई चीजें भी आ गई हैं। इन लोगों के लिए पैसे कमाने के लिहाज से ये अच्छे मौकों से कम बिल्कुल नहीं है। नए बाजार हैं जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग इन चीजों के जरिए अपनी बहुत सी गैर कानूनी गतिविधियों को छिपा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम के उलट इन चीजों की निगरानी करना थोड़ा मुश्किल है और इसी कारण दुनिया की नजरों से बचे रह सकते हैं। शुरुआत से ही किम जोंग उन अपने आप को एक ऐसे माहिर सैन्य रणनीतिकार के तौर पर पेश करते रहे हैं जो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल इस रणनीति के लिए करते हैं। इससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये लोग किस तरह से कंप्यूटर्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के लिए करते रहे हैं और करेंगे। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है बतौर एक देश अपनी कमजोरी का किसी दूसरे देश की ताकत के साथ संतुलन बनाना। नॉर्थ कोरिया के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसकी एक मिसाल है। यही बात साइबर ऑपरेशंस पर लागू है। इस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इसके नुकसान ज्यादा होते हैं। ये दरअसल एसिमेट्रिक स्ट्रैटेजी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की जान है। किम की तमाम शर्तों की तरह ही ये साइबर ऑपरेशन भी एकदम सटीक तरीके से चलाए जाते हैं। यूं तो नॉर्थ कोरिया में साइबर हमला करने की क्षमता रखने वाले कई संगठन हैं, लेकिन पैसे के साथ जो संगठन सबसे ज्यादा जुड़ाव रखता है उसका नाम है रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो। रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो RGB एक अनोखा इंटेलिजेंस संगठन है। RGB एक इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जासूस है, खास ऑपरेशन चलाने वाले लोग हैं, जैसे तख्ता पलट, षड्यंत्र वगैरह के लिए, तोड़ फोड़ और विध्वंस वगैरह। और इन सब की वजह से इन्होंने खुद में साइबर क्षमताएं विकसित कर ली हैं। RGB उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया की एक अलग ही छवि बनी हुई है। नॉर्थ कोरिया की सरकार की एक कमाल की बात यह है कि वो पूरी दुनिया को इस भ्रम में रखने में कामयाब हो चुके हैं कि इस देश की भी कुछ अहमियत है। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से लैस लाओस समझा जाना चाहिए, लेकिन इस देश ने जोड़ तोड़ करके सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। अब ये जानकर चाहे आपको अच्छा लगे या फिर आपको बुरा लगे, पर आपको इस देश की ये सब करने के लिए तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। और इन्हीं सब वजहों के चलते दशकों से ये देश वॉशिंगटन की नजरों में बना हुआ है, इसकी अनदेखी नहीं हुई है। किम जोंग उन ने हैकिंग से जुड़े अपने संगठित गिरोह का फैलाव अपने देश की सीमाओं से बाहर भी शुरू कर दिया। इन लोगों को साइबर एक्टिविटीज के लिए ट्रेन किया गया है, सेना के लिए या फिर रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर कोई एथलीट हो तो कम्युनिस्ट देश उसे ओलंपिक्स के लिए चुनेगा और फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देगा। इसी तरह वो सरकार को अपना समर्थन देने के लिए साइबर, न्यूक्लियर और सैन्य क्षेत्र में भी अपना योगदान देते हैं। नॉर्थ कोरिया का ऑपरेशनल मॉडल बहुत अलग तरह का है। अमेरिका के ज्यादातर हैकर अमेरिका में ही रहते और काम करते हैं। चीन के साथ भी ऐसा ही है, पर नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर हैकर विदेश भेजे जाते हैं। कई मामलों में हैकर्स को पालने वाले देश नहीं समझ पाते कि ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं, और वो पहचान ही नहीं पाते होंगे कि ये नॉर्थ कोरिया के हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि ये लोग यहाँ आपराधिक गतिविधियों के लिए आए हुए हैं या वहाँ से दूसरे देशों पर हमला कर सकते हैं। इन लोगों को इसी ऑपरेशनल मॉडल को अपनाना पड़ा।
क्योंकि लंबे समय से नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक ही पाथवे से इंटरनेट से जुड़ा है। सिर्फ एक केबल के जरिए ही पूरा देश बाकी दुनिया से कनेक्टेड है। नॉर्थ कोरिया के साइबर क्रिमिनल्स के धीरज और क्रिएटिविटी का पता तब चला जब उन्होंने लिंक्डइन के जरिए बतौर संभावित एम्प्लॉयर चिली के बैंकिंग सिस्टम से संभावित एम्प्लॉइज को ढूंढना शुरू किया। नॉर्थ कोरिया के लोग उनसे संपर्क करते थे। दरअसल वो लोग उनके स्काइप इंटरव्यूज लेते थे, फिर उन्हें ईमेल भेजते थे। उसमें एक एप्लीकेशन होती थी जिसे भरकर वो नौकरी पा सकते थे किसी भी तरह की एक नई कंपनी में जाकर। फिर उसके बाद एम्प्लॉई उस फाइल को खोलता, एप्लीकेशन को डाउनलोड करता और उसे भरने लगता। और वो ये सारे काम करते थे बिजनेस कंप्यूटर पर या वर्क स्टेशन पर। इस मेल में वायरस होता था। ये एक एग्जीक्यूटिबल फाइल थी जो चिली के सर्वर्स में दाखिल हो जाती थी और फिर वहां से नॉर्थ कोरिया वाले पैसे को चुरा सकते थे। आखिरकार इन्होंने चिली के दूसरे सबसे बड़े बैंक से $1 करोड़ निकालकर हांगकांग के अपने खातों में पहुंचा दिए। किसी साइबर हमले का पता लगाने में थ्रेट स्पेशलिस्ट्स को बरसों लग सकते हैं और फिर भी पता नहीं चल पाता कि पैसा गया कहां। लोग आंकड़े देते हैं कि नॉर्थ कोरिया अपने साइबर ऑपरेशन से कितना पैसा कमाता है, लेकिन ये जानकारियां गलत है। हम जिस पैसे का पता लगाते हैं बस वही जानते हैं। किस्मत साथ दे तो ऐसे सिर्फ 50% मामले ही पकड़ में आते हैं। ज्यादातर बैंक्स नॉर्थ कोरिया के जरिए खुद को हुए नुकसान को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कितना पैसा खोया वो तो ये भी नहीं बताते। इसके अलावा फिजिकल वर्चुअल नेटवर्क पर कितना पैसा खर्च हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया लोगों को रिश्वत देता है। संगठनों, कसिनोज के जरिए पैसों को आपराधिक गतिविधियों में लगा देता है और उन पैसों का किसी को पता ही नहीं चलता। यूएन का अंदाजा है कि नॉर्थ कोरिया ने बैंकों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के जरिए $2 अरब की चपत लगाई है और इसका इस्तेमाल सामूहिक तबाही के हथियारों में किया है। नॉर्थ कोरिया बेशक जितना चाहे साइबर ऑपरेशन कर ले, चाहे उसकी कितनी भी डिजिटल करेंसी और पैसा वर्चुअल बैंक खातों में, स्विफ्ट सिस्टम में, फिलीपींस के बैंकों में पहुंच जाए, पर कभी ना कभी तो नॉर्थ कोरिया को उस पैसे को वर्चुअल दुनिया से असली दुनिया में लाना पड़ेगा ताकि वो कोयला खरीद सके, मिसाइल और सेना के लिए चीजें और लोगों के लिए चावल खरीद सके। इसी के बारे में हमें कम जानकारी है। इन ऑपरेशन से मिला पैसा आखिर कहां जा रहा है? नॉर्थ कोरिया से हुए ऐसे ही एक हमले का शिकार हुआ भारत के कॉस्मोस बैंक का एटीएम सिस्टम। कॉस्मोस हमले के दौरान नॉर्थ कोरिया ने पहली बार एटीएम नेटवर्क और उन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जो सौदों को वैलिडेट करते हैं। एटीएम के जरिए उन्होंने उन खातों से निकाली जा सकने वाली रकम को बढ़ा दिया जिन्हें वो खाली करना चाहते थे और सिस्टम को पता भी नहीं चला। इसके अलावा उन्होंने नकली कार्ड्स देकर लोगों को इन खातों से पैसे निकालने एटीएम भेजा और फिर ज्यादा से ज्यादा रकम निकाली और उसे ले गए। कॉस्मोस बैंक के हैकर्स ने सिर्फ एक वीकेंड के दौरान 28 देशों से $1 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा की रकम निकाल ली। उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में करीब 15,000 ट्रांजैक्शंस करके ग्राहकों को चूना लगाया। फिर 2017 के मई महीने में पूरी दुनिया एक रैंसमवेयर अटैक से दहल गई। 150 देश इसका शिकार बने। WannaCry 2.0 अब दुनिया के सबसे कुख्यात साइबर हमलों में से एक बन चुका है। WannaCry में आपकी स्क्रीन पर एक रैंसम नोट दिखता है। लिखा होगा आपकी फाइल्स एनक्रिप्ट कर दी गई हैं। हम उन्हें डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतने बिटकॉइन इस खाते में ट्रांसफर करने होंगे और हम कंफर्म करेंगे। विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स के लिए खतरा हो सकता है अमेरिका और पूरी दुनिया में। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे बताया है साइबर अपोकलिप्स। WannaCry यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से चुराए गए कई साइबर हथियारों में से एक था और इसे शैडो ब्रोकर्स नाम के हैकर्स के एक ग्रुप ने रिलीज किया था। इसने ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस, फेडेक्स, जर्मनी की नेशनल रेलवे और पूरी दुनिया के कई नेटवर्क्स को नाकाम कर दिया। WannaCry के आम रैंसमवेयर के मुकाबले इतने ज्यादा असरदार होने के पीछे एक मुख्य वजह ये थी
कि नॉर्थ कोरिया वालों ने इस नए वर्जन में वसूली को भी शामिल कर लिया था। और इसकी ये खूबी मैलवेयर को अपने आप आगे बढ़ाने की काबिलियत देती थी, क्योंकि ये कुछ खास सर्विसेज को ढूंढ रहे कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्कैन करता और कामयाब होने पर उस नेटवर्क और कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता था। तो ये खुद आगे बढ़ता था और इसलिए इसने इतनी तबाही की, इसे रोकना इतना मुश्किल हुआ। एक ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट मार्कस हचिंस को मैलवेयर में एक किल स्विच मिला जो इसे रोक सकता था, पर तब तक पूरी दुनिया कई दिन तक खौफ में जीती रही। साइबर कई मायनों में किम जोंग यून के लिए बहुत ही कमाल का टूल साबित हुआ है। इसके जरिए, जैसा वो पहले कर चुका है, इसके जरिए वो बिटकॉइन चुरा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है, इसके जरिए वो पैसा वसूली कर सकता है और इसी तरह से वो मालवेयर का इस्तेमाल करके कंपनियों की सांस रोक सकता है और वो जासूसी कर सकता है और कहीं भी अपना सिक्का जमा सकता है। तो साइबर एक बहुत ही अहम टूल है और किम जोंग यून ये अच्छी तरह जान चुका है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ साइबर खतरा हमेशा बना रहता है। लोग, बुनियादी सुविधाएं, कंपनियां और सरकारें भी इससे बची नहीं हैं। 2014 में शिकार बना सोनी और कहते हैं 2 साल बाद अमेरिका के चुनावों में रूस के साइबर अपराधियों ने सेंध लगाकर अफवाहें फैलाई थी। 2020 में भी नॉर्थ कोरिया जैसे लुटेरे साइबर चोरी, तबाही या जबरन वसूली जारी रखे हुए हैं। FBI के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के हैकर पाक जिन याक ने डेलियन चाइना से काम करते हुए WannaCry और सोनी हमले की योजना बनाई थी। उसके गिरफ्तार होने की गुंजाइश बहुत कम है। बेशक हम इस हादसे के 5 साल बाद इस बारे में बात करें, पर इससे एक बात तो तय है कि लोगों को इस खतरे की याद दोबारा ही जाएगी। मुझे लगता है कि ये लोग अपराधियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, खुद को जिंदा रखने और किम परिवार को सत्ता में रखने की ये इनकी रणनीति है। ये लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी को दहला सकने की काबिलियत रखते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमले हो कहां से रहे हैं। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे ये जब चाहें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इस बात का शक भी है। वो अपने लोगों और बाहर की दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक शरीफ आदमी है, पर ऐसा है नहीं। और अगर हम इस बात पर भरोसा करते हैं तो खतरा तो हमारे लिए ही है।